टोटल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम की होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो गैस के मॉलिक्यूल का मास वो समान होता है, हम आइडियल गैस ले रहे होते हैं, उनके मैसेज मेयर होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्सिमेटली किसके इक्वल है? 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के, या हम यूं कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनल एनर्जी फाइंड करें, तो उसका सिंपल मतलब ये है आप क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। आगे इंटरेस्टिंग बात बता रहा है बेटा, इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर के क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो है 3/2 kT। K क्या है बेटा आपके पास? K आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.38 मल्टीप्लाई टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है जो क्या है 3/2 kT के इक्वल है। अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। दैट्स मीन इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब सिंपल यही है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब बात यह है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट। और इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो वो क्या होगी? 0। या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। पर आइसोथर्मल प्रोसेस जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा? 0 पे इक्वल हो जाएगा। ये तो हमने देखा है। इसमें से एमसीक्यूज एक क्या आ सकता है कि रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर इज 3/2 kT। कंप्लेक्स करें तो टेम्परेचर दे देगा, टेम्परेचर से पूछेगा काइनेटिक एनर्जी निकालें या इंटरनल एनर्जी निकालें, तो 3/2 kT से निकाल लेंगे। फिर यूं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा बेटा? 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0। फिर पुत्री मैंने कहा था, क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनल एनर्जी से जो फील्ड बनती है उसको कंजर्वेटिव फील्ड क्यों कहते हैं? सिंपल सिंगल लाइन का आंसर है कि वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी जो फील्ड बनाती है वो कौन सी फील्ड है बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड है। कि इंटरनल एनर्जी की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। कहता है इंटरनल एनर्जी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस पे क्या है? 0। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इस वजह से इंटरनल एनर्जी जो फील्ड बना रही है वो क्या बना रही है बेटा? कंजर्वेटिव बना रही है। क्वेश्चन था माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन से फिजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन से फिजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड ईयर में भी आया बेटा, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो सिंपल वहां पर भी मैंने बताया था कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है आपको पता होना चाहिए पुत्री, ये होती है पोजीशन। पोजीशन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। फिर हम जानते हैं एक बात कि हम कुछ भी नहीं जानते कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है ये होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के दरमियान रिलेशन डेवलप करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसको सिंपल हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये हमने
सेकेंड ईयर में भी क्या किया है, डिस्कस किया हुआ, आपको सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ाया बेटा। अब क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे पूछा था कि वर्क डन थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, वर्क डन। वैसे लीनियर मोशन में वर्क डन होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी, और थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन होता है वो होता है P डेल V के इक्वल। वर्क डन क्या होता है, P डेल V। अब नजर आ रहा है कि जो वर्क डन है ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे और चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। थोड़ा इससे बात कर लेते हैं, चाय पानी से पूछ लेते हैं। हमने कहा वर्क डन मुझे हमें ये बता रहा है कि मेरे दो बच्चे, मैं दो चीजों पर डिपेंड कर रहा हूँ, एक प्रेशर पे और दूसरा वॉल्यूम। इस पे गौर करें तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज। यह हमें चीख सीख के बता रहा है कि वर्क डन उसी वक्त होगा जब वॉल्यूम में क्या होगी, चेंज होगी। अगर किसी जगह वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। ये इक्वेशन ये बता रही है, खुद से हम कुछ भी नहीं कह रहे, ये बता रही है कि वर्क डन उस वक्त पॉसिबल है जब क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा। अगर किसी जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे लाइक प्रेशर कुकर है बेटा जी, वहां पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है बेटा तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। तो इसका मतलब वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा जी क्या होगा, जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। एमसीक्यू आ जाए एकदम से कर लेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी वर्क डन क्या है, जीरो। और वर्क डन किस पर डिपेंडेंट है, चेंज ऑफ वॉल्यूम पे और प्रेशर पे। फिर पुत्री बात यह है कि हमने कहा कि हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एनवायरनमेंट टेकन एज पॉजिटिव। कि वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको क्या लेते हैं हम बेटा, पॉजिटिव। सवाल रहता है क्यों पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि होता ये है, ये कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है। इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो पिस्टन है वो आपके पास क्या है बेटा जी, मूवेबल है। यहां पर गैस के मॉलिक्यूल क्या है, इनक्लोज है। हम इन गैस के मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हैं, जो हीट आपके पास क्या है, क्यों हीट दे रहे हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये इस पर प्रेशर क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। प्रेशर क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से ये पिस्टन किस तरह मूव कर रहा है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। पिस्टन किस तरह डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अपवर्ड। तो हमें नजर आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमें नजर आ रहा है प्रेशर की डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हमें नजर आ रहा है एक्सपेंशन हो रही है, क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंशन। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रेशर या फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब ये है कि प्रेशर जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो दैट्स व्हाट वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। ये एक तरह का आंसर है। दूसरा यूं कह लें बेटा हम कि हम जानते हैं एक बात, क्या कि हम कुछ नहीं जानते कि W इज इक्वल टू P डेल V। डेल V को हम यूं कह लेते हैं, डेल V इज इक्वल टू VF माइनस VI। तो देखिएगा ये नजर भी आ रहा है, नहीं आ रहा, ये देखेंगे आप वहां से। डेल V क्या है बेटा, VF माइनस VI के चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल। तो जब एक्सपेंशन हो रही होती है बेटा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उस वक्त क्या आ रही थी, एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन हो रही होती है उस वक्त फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है, ग्रेटर। फाइनल वॉल्यूम जब इनिशियल से ग्रेटर होता है तो वर्क डन इस वजह से क्या आता है, पॉजिटिव। सपोज शॉर्ट आंसर आ जाए, दो रीजनिंग देंगे आप कहेंगे जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव सिंपल इस वजह से है कि प्रेशर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। वो पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि एक्सपेंशन होती है। वो पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि W इज इक्वल टू P डेल V के फाइनल वॉल्यूम जो होता है इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है, ग्रेटर। इस वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। इस वजह से वर्क डन बाय। देखा दूसरा एमसीक्यू शॉर्ट आंसर, हमने कहा वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, तो हमने कहा वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। सवाल राइज किया कैसे, तो हमने आंसर यूं दिया, हमने कहा ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन हो रही है, बाय द सिस्टम का मतलब है एक्सपेंशन हो रही है। तो हम कहते हैं सपोज ये हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंप्रेस कर रहे हैं,
तो कंप्रेस जब करेंगे तो प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, नेगेटिव। दूसरी बात हमने कहा, जाहिर बात है कंप्रेशन हो रही है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम। वर्क डन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू P del V। del V होता है VF माइनस VA। अब फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम से, इस वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है बेटा, नेगेटिव है। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या आ गया बच्चा, आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में से या तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 7 नंबर का। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कार्नोट इंजन, ये बात याद रखें। कार्नोट इंजन है, रेफ्रिजरेटर आ सकता है, इंजन में से शायद कोई ना कोई आ जाए, पेट्रोल इंजन या हीट इंजन का चांस नहीं। फिर उसके बाद अगर आ जाता है तो वो क्या आ जाता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमने कहा चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वजह से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए। इसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले, हेडिंग देंगे लाजमी, ताकि हमारा नंबर कटने की पॉसिबिलिटी ना हो। क्योंकि सर ने बताया हुआ है खाना जितना मर्जी है पैड़ा बनाओ, मंदा बनाओ, अगर उसको सजा के पेश करेंगे तो खाना अच्छा फील होगा। तो हमारे पास अगर नाली उस तरह का नहीं भी है, लेकिन अगर उसको अच्छे से हम प्रेजेंट कर लेंगे तो हमारे नंबर ज्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बात कहता है, व्हेन हीट इज एडेड इनटू अ सिस्टम देन दिस हीट चेंज द इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। कि क्यों अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है, यूआई से यूएफ तक चेंज इंटरनल एनर्जी हो रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या कहला रहा है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एग्जांपल पे आ जाए तो हम कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कि हम खुराक ले रहे हैं, वो जो हम हीट ले रहे हैं वो सबसे पहले जो खुराक हमने ली वो हमारी इंटरनल एनर्जी को क्या करती है, चेंज करती है, साथ साथ हम अमाउंट ऑफ क्या कर लेते हैं बेटा, वर्क डन कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरी एग्जांपल मैंने कहा आइस क्यूब है, उसको अगर रूम के अंदर छोड़ दें तो उसके अंदर हीट क्या होगी, ऐड। वो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेंगे, फिर उसके अंदर क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो पिघल जाएगा। तो ये किसकी एग्जांपल आ जाती है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फिर एक कंसीक्वेंस, हीट एडेड इनटू अ सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। अगर हीट किसी सिस्टम में ऐड हो रही है तो वो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। हीट लिविंग फ्रॉम अ सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। आइस क्यूब है, उसको रूम के अंदर छोड़ रहे हैं तो उसके अंदर हीट ऐड होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, रूम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो हीट फ्लो करेगी रूम से उस आइस क्यूब में, तो उस आइस क्यूब के अंदर हीट ऐड हो रही है, तो वो एडिशन ऑफ हीट क्या है, पॉजिटिव। चाय का कप अगर मैं यहाँ पे रख दूं, चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम, तो चाय के कप से हीट बाहर की तरफ जाएगी, चाय के कप से हीट रिमूव करेगी, लीव करेगी, तो वहां पर हीट क्या होगी बेटा, नेगेटिव। ये एज ऑफ एमसीक्यू के तौर पर आपसे बात पूछी जा सकती है। हमने डिस्कस किया है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आ जाता है तो जाहिर बात है ये कंपोनेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो हम यूं कहेंगे अ प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर इज कांस्टेंट नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कहने के बाद हम कहेंगे कि टेंपरेचर अगर कांस्टेंट है दैट्स मीन बॉयज लॉ लगेगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा। तो ये इस तरह की हमें क्या मिल जाएगी, कर्व मिल जाएगी। इस कर्व को बोलेंगे आइसोथर्म। अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी जो है वो टेंपरेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बन जाएगा Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। डेल U क्या हो गया, जीरो, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो गया, W। इसका मतलब जितनी हम हीट दे रहे हैं वो किसके तौर पर यूज हो रही है बेटा, वर्क डन के तौर पर यूज हो रही है। फिर इंटरेस्टिंग बात हमने ये पढ़ी, क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो एक्सपेंशन हो रही होती है, कंप्रेशन हो रही होती है, वो क्या होती है, बहुत स्लो होती है। हमने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या, a process in which no heat enter or leave from a system is known as adiabatic process। उसका मतलब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें तो Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो Q क्या है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल U। इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि जो है वर्क डन ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं है इस वजह से एक्सपेंशन या कंप्रेशन वो होती है बहुत फास्टली होती है। इसकी पहचान यही है,
अगर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत फास्टली उसमें चेंज आ रही है तो इसका मतलब वो कौन सा एडियाबैटिक है। कहीं पे गाड़ी का टायर फट जाता है, उसे एयर एकदम से निकलेगी, वो किसको शो करेगा, एडियाबैटिक को। क्लाउड फॉर्मेशन है, वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। बस साउंड जब ट्रैवल कर रही होती है तो साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत फास्टली बन रही होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इसकी जो कर्व होती है वो आइसोथर्मल के निस्बत ज्यादा स्टीपर होती है, ज्यादा अंदर की तरफ होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हम देख रहे हैं जो कौन सा, हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बात मानते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस जो है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो दैट्स मीन चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो है तो मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को हम यूज कर लेंगे, Q is equal to del U plus W। W जीरो है तो Q is equal to del U। अब PV डायग्राम बनाएं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्टिकली अपवर्ड बन जाएगी। फिर हमने कहा ये आगे तीनों ग्राफ को गठन बना ली। ये पहली कर्व आइसोथर्म है, दूसरी कर्व एडियाबैट है, और तीसरी जो कर्व वर्टिकल लाइन में ये क्या है, आइसोकोरिक है। की बात करते हैं, अ प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट नॉन एज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है वो आइसोबैरिक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इसमें बन जाएगा Q is equal to del U plus W। यहां से आ जाएगा Q is equal to del U plus W की जगह लिख लेंगे P del V। अगर बेटा जी हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, P और V डायग्राम क्या करें, ड्रा करें, तो चूंकि वॉल्यूम प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। स्ट्रेट क्या मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये शो करेगी किसको, आइसोबैरिक प्रोसेस को। कांस्टेंट प्रेशर रख के अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है बेटा आपको, इन विच प्रोसेस मोर वर्क इज डन। तो बेटा उत्तर, इन आइसोबैरिक प्रोसेस मोर वर्क इज डन। एक्सपेंशन हो रही है अगर, तो किस प्रोसेस में मोर वर्क डन होता है, आइसोबैरिक। पहले पे क्या आएगा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के बाद आ जाएगा बेटा क्या, आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, और फिर क्या आ जाएगा, आइसोकोरिक। ये किस केस में है बेटा, एक्सपेंशन। किस केस में मेरा बेटा, किस केस में मोर वर्क डन हो रहा है, आइसोबैरिक के केस में अगर हम क्या ले रहे हैं, एक्सपेंशन। अगर बेटा कंप्रेशन हो रही है, क्या हो रही हो, कंप्रेशन के केस में एडियाबैटिक नंबर 1 पे आएगा, फिर आइसोबैरिक, फिर आइसोथर्मल।